क्लास 9th का ये साइंस बुक का ये फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। आप लोगों ने कहा था कि सर मैथ और हिंदी का वीडियो तो आप बनाते ही हैं, साइंस का भी वीडियो बनाइए ताकि हम लोगों को साइंस भी समझ में आए। तो देखिए हमने आपके लिए क्या किया, पूरा जो अध्याय है उससे मेन पॉइंट निकाल करके उसका पीडीएफ तैयार किया। उसके बाद देखिए आपको मेन पॉइंट इसमें से पॉइंट वाइज जो है, पॉइंट वाइज आपको सब चीज़ मिलेगा, जिससे आप क्या होगे, बहुत अच्छा से समझोगे। तो आज फर्स्ट चैप्टर है, धीरे धीरे सभी चैप्टर आपको समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो मिस ना हो। चलिए, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है हमारे आसपास के पदार्थ। जैसे कि सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें देखिए हम पढ़ेंगे, संसार की सभी वस्तुएं, संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी है वैज्ञानिक उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। दूसरा हमारा है वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाता है। मतलब वे वस्तु जिनमें द्रव्यमान होती है और जो क्या करता है, जो स्थान घेरती है, मतलब जो स्थान घेरती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। देखिए प्राचीन भारत, तीसरा पॉइंट हमारा है प्राचीन भारत के दार्शनिकों ने पदार्थ को पंच तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से बना बताया और पदार्थ को इन्हीं पंच तत्व में वर्गीकृत किया गया है। देखिए कितना मेन पॉइंट है जो आपको एक्स्ट्रा बुक में भी नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा अजीब लगता होगा, बाद में प्रश्न उत्तर भी हम जानेंगे। अगला देखिए इसमें है सभी पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ होता है। अब देखिए छोटे छोटे कण मिलकर क्या होते हैं, पदार्थ बने हुए होते हैं। आपका अगला पॉइंट जो है पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, मतलब छोटे होते हैं। अगला पॉइंट समझते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। मतलब जो पदार्थ होते हैं, छोटे छोटे कण जो जुड़े होते हैं पदार्थ, तो उसके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान, खाली स्थान होता है। देखिए आगे, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। मतलब पदार्थ का जो भी कण है वो हमेशा क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, गति में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट हमारा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ का कण जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला पॉइंट जो है, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। बताइए, ये सारा प्रश्न जो है आपको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछा जाएगा, जो आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। अब पदार्थ के कण क्या होते हैं, अपने आप समावेश हो जाते हैं। जैसे कि आप चीनी और पानी का मिश्रण देखते होंगे, पानी में चीनी क्या होता है, मिल जाता है। अब अगला पॉइंट है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। मतलब दो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं वो उसका कण जो है स्वतः मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम विसरण बोलते हैं। अगला पॉइंट है, पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। मतलब पदार्थ का दो कण होता है, उसके बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है, इसे अंतरानुक बल भी कहा जाता है। मतलब जो पदार्थ का कण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो उसके बीच एक बल कार्य करता है, जिसको हम बोलते हैं अंतरानुक बल, जो पदार्थ के कणों को क्या करता है, जोड़ के रखता है। चलिए अगला पॉइंट हमारा है, अगला पॉइंट समझते हैं, प्रत्येक पदार्थ में यह आकर्षण बल अलग अलग होता है। इन्हीं बलों के कारण पदार्थ की अवस्थाएं बनती है। मतलब अलग अलग पदार्थ में यह कण जो होता है अलग अलग होता है, आकर्षण अलग अलग होता है, और इसी के कारण जो होता है पदार्थ की अवस्थाएं बनती है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में भी आपको मिलेगा। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। अब देखिए पदार्थ की ये अवस्थाएं उनकी कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होता है। पदार्थ का ये जो अवस्था है उनके विभिन्न पदार्थ की अवस्था विभिन्न कणों की विभिन्न विशेषता, अलग अलग कण का जो विभिन्न विशेषता होता है उसी के कारण होता है। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए अगला है आपका, बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। मतलब अगर हम बल लगाएं तो ठोस पदार्थ क्या होता है, टूट सकता है, लेकिन इनका आकार जो होता है, आकार इनका नहीं बदलता है। अब चलिए आगे समझते हैं। टोटल 6 पेज है, तो आपको ध्यान से देखना है। अगर आप सीखने वाले स्टूडेंट हैं तो घुमंतु स्टूडेंट क्या करते हैं, यूट्यूब पर घूमते रहते हैं, कुछ सीखते नहीं हैं। पीडीएफ बना करके आपको बताया जाना, यूट्यूब पर आपको अक्सर ऐसा वीडियो देखने को मिलेगा नहीं, बुक से आपको बताया जाएगा, लेकिन आपको बुक से मेन पॉइंट चुनकर बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट जो हमारा है, बल लगने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है। आगे देखिए, द्रव का कोई अपना आकार नहीं होता है। जिस बर्तन में इसे रखते हैं ये उसी का आकार ले लेता है, परंतु द्रव का आयतन होता है। मतलब देखिए द्रव में जो होता है अपना आकार नहीं होता है, ये क्या करते हैं, इसको जिस बर्तन में रखा जाता है ये उसी का आकार ले लेता है, और परंतु द्रव में क्या होता है, आयतन होता है। आप देखते होइएगा द्रव को अगर हम गिलास में रखते हैं तो गिलास का आकार ले लेती है।
अब अगला पॉइंट आपका है, द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। अब द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। आप विसरण में पढ़े थे कि जब किसी पदार्थ में कोई दूसरा पदार्थ जो है किसी दूसरे पदार्थ का कण स्वयं घुल जाए तो उसको विसरण कहते हैं। अब द्रव में किसी क्या होता है, ठोस, द्रव तीनों मिल जाता है। अब जैसे कि आप पानी में चीनी को मिलाते हैं, चीनी ठोस पदार्थ है, मिल जाता है। द्रव में ठोस, द्रव, गैस तीनों मिल जाता है। जैसे कि पानी जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या है, मिश्रण है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर के जल बनता है। आगे देखिए, आगे आपका है, ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। मतलब ठोस जो होता है, ठोस में अगर अधिक मात्रा में जल्दी घुलेगा नहीं, तो द्रव में क्या होता है, विसरण की दर अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। मतलब द्रव में क्या होता है, हम देखते होंगे अक्सर कि द्रव में किसी चीज़ को घुलाते हैं और जल्दी घुल जाता है, क्योंकि उसमें जो होता है ठोस की अपेक्षा जो होता है, रिक्त स्थान जो होता है अधिक होता है। अधिक रिक्त स्थान होने के कारण क्या होता है, उसमें जल्दी घुल जाता है। आगे देखिए, ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता, कंप्रेशन काफ़ी अधिक होता है। मतलब गैस की संपीड़ितता ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैस की संपीड़ितता क्या होती है, अधिक होती है। ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से देखिए। आगे देखिए, तापमान एवं दाब में परिवर्तन कर पदार्थ की अवस्थाएं बदली जा सकती है। मतलब तापमान एवं दाब में परिवर्तन कर पदार्थ की अवस्थाएं बदली जा सकती है। अब ताप बढ़ा करके, दाब बढ़ा करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को हम बदल सकते हैं। अब जैसे कि ताप को कम करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस करेंगे, तो जल क्या हो जाएगा, ठोस में, बर्फ़ में बदल जाएगा। बर्फ़ का ताप बढ़ा देंगे तो बर्फ़ ठोस या जल में बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वह इसका ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जिस ताप पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वह इस ताप का क्या कहलाता है, पदार्थ का गलनांक कहलाता है। जैसे कि बर्फ़ को अगर हम पिघलाते हैं तो उसको गर्म करते हैं और एक निश्चित ताप पर आने के बाद वह क्या होता है, द्रव बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। मतलब अगर कोई ठोस पदार्थ है वह द्रव में बदल रहा है, गलने की मतलब गल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, संगलन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता, चाहे उसमें और भी उष्मा दे दी जाए, पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए, ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ पर उस अतिरिक्त उष्मा को अवशोषित कर लेता है और यह उष्मा पदार्थ में छुपी रहती है, जिसे गुप्त उष्मा कहते हैं। फिर से समझिए, गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता है, चाहे उसमें और भी उष्मा दे दी जाए, पदार्थों के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए, ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त उष्मा को अवशोषित कर लेता है, या उष्मा पदार्थ में छुपी रहती है, जिसे गुप्त उष्मा कहते हैं। इसको हम समझाते हैं आपको। जैसे कि कोई पदार्थ क्या होता है, नॉर्मल आप अपना हाथ को ही क्या करते हैं, मान लीजिए कहीं पर रख दिए, अचानक कहीं पर रख दिए, तो कुछ देर आपको गर्मी महसूस होगा नहीं, क्योंकि उस उष्मा को आप सोख लेते हैं। और अधिक देर तक अगर आग में ही हाथ रखें, तुरंत गर्मी आपको लगेगा नहीं, कुछ देर के बाद लगता है। तो वही जो उष्मा अवशोषित करता है उसी को कहते हैं गुप्त उष्मा। चलिए आगे समझते हैं। अब है संलग्न की प्रस्तुत उष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये जो है आपका सिर्फ पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। आगे समझते हैं। आगे आपका है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। मतलब वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, इस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है। अब जैसे कि आप इसको पढ़े होंगे कि जिस तापमान पर कोई वस्तु क्या होता है, उबलने लगती है, जैसे द्रव क्या होता है, जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, उसको क्वथनांक कहते हैं। द्रव का क्वथनांक कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। आपको ऑब्जेक्टिव में आने वाला है। देखिए अगला है, द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। फिर से समझते हैं। देखिए, द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना, मतलब द्रव में नहीं बदलना चाहिए, ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में, मतलब समझिए ठोस से सीधे गैस में बदल जाए और फिर वापस क्या हो,
ठोस में बदल जाए तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वापातन। तो ऊर्ध्वापातन आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे जो है पदार्थ के कणों के बीच दूरी में परिवर्तन होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं बनती है। मतलब अलग अलग पदार्थ में क्या होता है, उसके बीच में अलग अलग दूरी होता है कण के बीच में, तो उसी के कारण उसकी क्या होती है, अवस्थाएं बनती है। आगे देखिए, आगे है ठोस। ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। मतलब CO2 जो है द्रव में नहीं आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बिना द्रव में आए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस। मतलब सीधे गैस में आए बिना, तो द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में बदल जाता है, इसको बोलते हैं शुष्क बर्फ। आगे देखिए, आगे दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकते हैं। मतलब दाब को बढ़ा दें और तापमान को कम कर दे तो द्रव क्या होता है, तो द्रव गैस में बदल जाता है। द्रव क्या होता है, गैस में बदल जाता है। आगे समझिए, क्वथनांक। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। समझते हैं बात को। क्वथनांक आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वथनांक पढ़े थे, तो यहाँ पर क्वथनांक से कम तापमान, जैसे पानी को हम गर्म करते हैं तो कुछ क्या होता है, वाष्प में बदल जाता है, जिसको हम कहते हैं वाष्पीकरण। ठीक है। अब देखिए, वाष्पीकरण से शीतलता आती है, मतलब ठंड आती है, शीतलता आती है। चलिए आगे अब चैप्टर का प्रश्न उत्तर पर हम आते हैं। ये देखिए पेज 4 का जो प्रश्न उत्तर है, पेज वाइज जो है आपकी NCERT बुक में दिया गया है, तो पेज 4 का जो प्रश्न उत्तर है उसको समझते हैं। जैसे कि देखिए क्वेश्चन 1 जो है, क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल, पेय, इत्र की सुगंध। तो यहाँ पर इतने सारे पदार्थ दिए गए हैं, इतने सारे नाम दिए गए हैं। अब इसमें से आपको पता करना है कौन पदार्थ हैं, तो इसका आप आंसर देख सकते हैं। इसमें से आंसर जो होगा, कुर्सी, वायु, बादाम, शीतल पेय आदि पदार्थ। क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें जो स्नेह दिया है, गंध दिया है, घृणा दिया है, ये सब महसूस करते हैं, ये पदार्थ नहीं है। अगला देखिए, आगे है निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहला जो दिया गया है, गर्मी। गर्मी खाने, मतलब गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है। मतलब गरम गरम जो खाना खाते हैं उसका सुगंध जो होता है कई मीटर दूर तक पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों, इसका कारण पूछ रहा है। मतलब गर्म खाना जो होता है ना, उसका सुगंध दूर दूर तक आप अक्सर सुनते होंगे, सूंघते होंगे, सुगंध आता होगा, तो दूर दूर तक चला जाता है। लेकिन क्या होता है, ठंडे खाने की सुगंध जो होता है, ठंडे खाने की सुगंध जो होता है दूर दूर तक नहीं जाता। ऐसा क्यों, तो इसका आंसर समझते हैं। देखिए, इसका उत्तर होगा, यह पदार्थ के कणों की विशेषताओं का गुण है। मतलब ये सुगंध जाता है, यह पदार्थ के कणों की विशेषताओं का गुण है, जो तापमान बढ़ने से इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण वे गति करते हैं। और ये कण गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनके बीच की दूरी, अर्थात कणों के बीच का रिक्त स्थान भी बढ़ जाता है और फैलने लगते हैं। यही कारण है कि गर्म खाने की महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेजी से हमारे पास पहुंच जाता है। मतलब समझिए, गर्म खाना जो होता है, गर्म खाना, तो उसके तापमान बढ़ने से कणों के बीच की जो होती है गतिज ऊर्जा वो बढ़ जाती है, और उसके कारण जो होता है वो गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण इसके बीच की दूरी जो होती है वो भी बढ़ने लगती है। और जिससे क्या होता है, गर्म खाने का जो सुगंध होता है ठंडे खाने की अपेक्षा जल्दी आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न जो हमारा है वो इस प्रकार से है। तीसरा प्रश्न, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षेपित होता है। मतलब स्विमिंग पूल में आप अक्सर देखते होइएगा, इस प्रकार से मतलब ऐसे ऐसे कर तैरते हुए नहीं, पानी काटते हुए बीच में एकदम लकीर बनाते हुए, जैसे कि गोताखोर जाता है ऐसे पानी काटते हुए आगे बढ़ते जाता है। वही पूछ रहा है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षेपित होता है। देखिए, तो इसका उत्तर होगा, यह क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जो पदार्थ होते हैं उसके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान। पानी में हम कूदते हैं तो पानी हटता है, हम बीच में चले जाते हैं, मतलब उसमें खाली स्थान होता है। यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाता। हम लोग पानी को काट करके तैरते हैं, अगर पानी में रिक्त स्थान नहीं होगा तो बताइए हम तैर पाएंगे, नहीं तैर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न जो आपका है, पदार्थों के कणों की क्या विशेषताएं होती है। जो पदार्थ होते हैं उनके कण की क्या विशेषताएं होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कि इसका उत्तर हो जाएगा कि पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। उसके बाद रिक्त स्थान तो होते ही हैं,
पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पहले तो पदार्थों के कण की विशेषताएं क्या होती है? पदार्थों के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और पदार्थों के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अगला जो पॉइंट है इसमें से, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये आप लिख सकते हैं। चलिए पेज 6 में जो प्रश्न उत्तर, क्योंकि हर एक पेज में जितना है ना उसमें सब प्रश्न उत्तर है ही, तो सबका हम अलग अलग प्रश्न उत्तर जानते हैं। आगे देखिए, आगे आपका प्रश्न 1 है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। मतलब प्रश्न जो है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर क्या सूत्र होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब आगे देखिए अतिरिक्त प्रश्न है। अतिरिक्त प्रश्न में आपका जैसे कि क्वेश्चन है, पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उदाहरण देकर समझाइए। मतलब किसी भी पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान होता है, वो आपको किससे बताना है? एग्जाम्पल से बताना है। चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, उत्तर, जब हम एक बीकर में पानी लेते हैं और उसमें पोटेशियम पैरामैंगनेट के कुछ कण डाल देते हैं और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पोटेशियम पैरामैंगनेट पूरे बीकर में फैल जाता है। अर्थात पोटेशियम पैरामैंगनेट का प्रत्येक कण जल के प्रत्येक कणों के बीच मिल जाता है, जिससे यह पता चलता है कि पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आप समझ गए? तो ये हमारा प्रश्न उत्तर, ये पहला का उत्तर था। दूसरा आपका उत्तर है, क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है, कारण बताइए। कारण बताइए कि क्यों गैस उस बर्तन को पूरी तरह भर देती है जिसमें इसको रखते हैं। मतलब गैस को जिस बर्तन में रखते हैं उसको क्यों पूरी तरह भर देती है। चलिए कारण बताते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता अधिक होती है। संपीड़ितता के बारे में आपको बताए थे, जिससे ये जिस बर्तन में डालना होता है तेजी से स्थान लेते हैं और पूरी तरह भर देते हैं। मतलब इसकी संपीड़ितता अधिक होती है, जिससे इसको किसी बर्तन में डालते हैं और उसको तुरंत ये भर देते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता आती है कैसे? वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है उसको समझना है। देखिए, तो इसका उत्तर होगा, वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रवों के कण अपने आसपास के ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। मतलब वाष्पीकरण जब होता है ना, तो उसके दौरान जो कम ऊर्जा होता है, ऊर्जा तो कम होगा, स्थान क्योंकि छोड़ता है, तो द्रव के कण अपने आसपास की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने से आसपास ठंडक होने लगता है और शीतलता आ जाती है। ये कितना सटीक जवाब था। चलिए आगे है क्वेश्चन आपका कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं। क्वेश्चन 4, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं। तो आपका ये उत्तर आ गया, आप इसको समझिए, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो समझ में आएगा नहीं। देखिए, तो इसका उत्तर जो होगा, जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर 1 एटीएम से कम हो, 1 एटीएम हो, तो ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना, मतलब ठोस जो है अवस्था में बिना सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। मतलब वायुमंडलीय दाब का जब माप 1 एटीएम हो तो CO2 क्या होता है, द्रव में आ जाता है। तो बिना सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है और द्रव में आता है, और सीधे क्या होता है, गैस में परिवर्तन हो जाता है, द्रव नहीं बनता है, ठोस। यही कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ इसको कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि ये जो है ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं। ऊर्ध्वापातन जो है, ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं। तो ऊर्ध्वापातन को समझते हैं। इसका उत्तर होगा, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। मतलब द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे जो है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये जो कारक हैं उसके बारे में पूछ रहा है। चलिए एक एक करके लिखते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पर पॉइंट वाइज बताया गया है इसका उत्तर। सबसे पहले क्या होता है, 1 नंबर में सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है और सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो सबसे पहले ये हमने जाना कि सतह क्षेत्र बढ़ने पर। दूसरा है तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिसमें वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अब आता है आर्द्रता की कमी। वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा जिसमें आर्द्रता कहते हैं, जल वाष्प बढ़ने से आर्द्रता बढ़ेगी और आर्द्रता बढ़ने से वाष्पीकरण की दर घट जाती है।
अब चौथा पॉइंट जो है उसको समझते हैं, वायु की गति में वृद्धि। अब इसका ये भी कारण है कि वायु की गति में वृद्धि। देखिए, तो वायु की गति में वृद्धि, देखिए, तो वायु की गति में वृद्धि, तो वायु की गति में वृद्धि क्या होता है, वायु की गति में वृद्धि, वायु की गति में वृद्धि होने से जलवाष्प के कण तेजी से वायु के साथ उड़ जाते हैं। मतलब वायु की गति में वृद्धि होने से, वायु की गति में वृद्धि होने से जलवाष्प का जो कण है तेजी से उड़ जाते हैं, जिससे आसपास की जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। समझ गए। अब अगला है क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन प्लाज्मा क्या है। अगला क्वेश्चन जो है आपका प्लाज्मा क्या है। तो चलिए प्लाज्मा को समझते हैं। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा जो है इधर से देखिए, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई ऐसी गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रभावित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ तैयार होता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। मतलब बल्ब के अंदर जो होता है, उसी को समझाया गया। अब आगे गुप्त ऊष्मा तो आपको बता दिए थे। आगे है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं, और लास्ट पेज यही है, इसको समझेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए, तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर समझते हैं। देखिए, तो इसका उत्तर ये होगा। देखिए, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे वाष्पीकरण प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। समझ गए, वाष्पीकरण प्रसुप्त ऊष्मा। अब है संघनन। संघनन क्या है, तो संघनन को समझते हैं। उत्तर होगा वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर अर्थात ठंडा होकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसी को संघनन कहते हैं। बहुत ईजी था। अब आगे समझते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि देखिए, आगे आपका क्वेश्चन जो है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कण में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, क्यों। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर जो तापमान पर जो भाप होता है, अर्थात भाप जो वाष्प का कण में, उसी तापमान पर पानी के कणों में अधिक ऊर्जा होती है, क्यों। देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों में ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेता है। मतलब जो भाप का कण होता है ना, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेता है, जिसमें वह उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा उसमें होती है। चलिए, अब प्रश्न 13 में आते हैं। पूछ रहा गलनांक एवं क्वथनांक में क्या अंतर है। तो देखिए, एक तरफ हम क्या करेंगे, एक तरफ हम गलनांक लिखेंगे, दूसरी तरफ क्वथनांक लिखेंगे। तो गलनांक देखिए, वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है उसको क्या बोलते हैं, गलनांक। और क्वथनांक वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसको क्वथनांक बोलते हैं। ठोस का गलनांक होता है और द्रवों का क्वथनांक, क्योंकि ठोस गल करके क्या होता है, पिघलता है, और द्रव क्या होता है, वो उबलने लगता है। तो ठोस का क्वथनांक होता है, और ठोस का गलनांक होता है, और द्रव का क्वथनांक होता है। और लास्ट आपका 14 नंबर का जो प्रश्न है वो है तीन ऊर्ध्वापातित होने वाले पदार्थों के नाम बोले थे। एक है आपका कपूर, दूसरा नेप्थेलिन या नौसादार, और तीसरा है अमोनिया क्लोराइड। तो इस प्रकार से आपका जो विज्ञान जो है, आपका विज्ञान का हमने फर्स्ट चैप्टर जो है आपको चैप्टर फर्स्ट हम बताए। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला चैप्टर चाहते हैं या इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।